हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आज से हम फिजिक्स में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है परमाणु। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से बहुत कुछ पूछा जाता है। तो आज की वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस चैप्टर का पूरा बेसिक आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि यहाँ से क्या आता है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या हमको तैयार करना है। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। और बच्चों, परमाणु तथा नाभिक वाला जो चैप्टर है उसमें से यूपी बोर्ड सिलेबस में से क्या क्या हटाया गया है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अगर हम रेडियो एक्टिविटी की बात करें बच्चों, तो आपको ये नहीं पढ़ना है। मैं चैप्टर की बात कर रहा हूं, परमाणु तथा नाभिक, मतलब यूनिट है पूरा, वहां से क्या क्या हटा है। नॉट ओनली एटम, मतलब 12 और 13 इन दोनों चैप्टर को मिलाकर जो चीज हटी है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अल्फा, बीटा तथा गामा किरणें बच्चों जो होती हैं, अब आपको ये नहीं पढ़नी है। और इनकी जो प्रॉपर्टीज, इनके जो गुण होते हैं, उनको भी नहीं पढ़ना है। रेडियो एक्टिव 6 जो नियम था, रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम, वो भी आपको नहीं पढ़ना है। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन तथा द्रव्यमान के साथ इसमें जो परिवर्तन है, ये सारी चीजें बच्चों आपको नहीं पढ़नी है। परमाणु और नाभिक जो यूनिट है उसमें इन चीजों को मैं हटाकर नहीं पढ़ाऊंगा, ये भी आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमारे साथ यूपी, बिहार, एमपी हर जगह का बच्चा जुड़ा हुआ है। तो हम पूरा पढ़ाने वाले हैं जो चैप्टर में है। बट आप ये सारी चीजें स्किप कर देना अगर आपके सिलेबस में नहीं है तो। लेकिन अगर आप पढ़ लोगे तो नुकसान कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इन फ्यूचर कहीं ना कहीं तो ये काम देगा ही देगा। तो पढ़ सकते हो यार, चलेगा, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, तो अगर आप IIT-JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर है स्टूडेंट अनअकैडमी रेस IIT-JEE। ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसे देकर आप स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो। क्लास 10th वाले बच्चों का होने वाला स्टूडेंट टेस्ट 12 बजे से 3 बजे तक 10 जनवरी को, और जो क्लास 11th में है उनका होगा 3 बजे से लेकर 6 बजे तक, ठीक है ना। 10 जनवरी को ही होने वाले हैं ये। और रिवार्ड्स की बात करें तो जो बच्चे क्लास 10th में हैं, अगर वो टॉप 5 रैंकर्स में रहते हैं तो उनके लिए 2 साल का IIT-JEE प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, जिसकी वर्थ स्टूडेंट शायद 50,000 है। तो 50,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप है, ये मानकर चलो आप सभी। और आगे बात करते हैं स्टूडेंट अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट में, ये आपका सिलेबस है 10th के लिए, ठीक है ना। आप पूरा देख सकते हो, ये आपका केमिस्ट्री का, ये मैथ्स का है और ये फिजिक्स का है, ठीक है। आप एनरोल कैसे करोगे और कैसे आप टेस्ट दे पाओगे ये जरूर जानना, जो कि मैं आपको कुछ देर में बताने वाला हूं। और जो बच्चे क्लास 11th में है स्टूडेंट, और आप अगर टॉप 5 रैंकर में रहते हो तो आपके लिए 1 ईयर IIT-JEE प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और उसके साथ साथ स्टूडेंट मैं आपको सिलेबस बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आप सिलेबस वही है, क्लास 11th का पूरा सिलेबस इसमें आने वाला है। तो अगर आप क्लास 12th में हो तो भी स्टूडेंट आप इस टेस्ट को दे सकते हो, स्कॉलरशिप टेस्ट है, ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट क्यूरेटेड होगा इंडिया टॉप एजुकेटर्स द्वारा। अमित गुप्ता सर हैं, विशाल जोशी सर हैं, अमरनाथ आनंद सर हैं, ठीक है ना। तो आप इस टेस्ट को जरूर देना। और यहाँ पर कैसे एनरोल करोगे स्टूडेंट, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ओके। जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने पेज शो होने लगेगा। थोड़ा सा आपको नीचे आना बच्चों और एनरोल फॉर फ्री पे क्लिक कर देना है। तो आप क्लास 10th या 11th किसका देना चाहते हो, आप 11th या 12th में हो तो आप इस पर एनरोल पर क्लिक कर दोगे बच्चों। उसके बाद स्टूडेंट अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आप अपना जीमेल ID और नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन करना। उसके बाद जैसे आप उसे सबमिट कर दोगे तो आपसे एंटर इन्वाइट कोड मांगेगा। इसे ध्यान से सुनना स्टूडेंट। तो आपको यहाँ पर डालना है स्मार्ट स्टडी, क्या डालना है, स्मार्ट स्टडी, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट आप जैसे स्मार्ट स्टडी डाल दोगे, आपका ये जो टेस्ट है स्टूडेंट सबमिट, मतलब टेस्ट के लिए आप अनलॉक हो जाओगे। उसके बाद स्टूडेंट 10 जनवरी को आप आसानी से टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। मैंने अनलॉक पे क्लिक कर दिया है और आपके सामने ऐसे दिखाई दे जाएगा, अनलॉक ऑसम यू हैव अनलॉक्ड योर प्लान। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जानेंगे बेसिक परमाणु के बारे में, क्योंकि आज मैं आपको पूरा बेसिक बताऊंगा। परमाणु, एटम, परमाणु कहते किसे हैं? तो देखो, परमाणु एक अविभाज्य कण है, अर्थात हम जिसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। तो परमाणु एक अविभाज्य कण है और ये मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। मौलिक कण क्या होते हैं? जो परमाणु की संरचना में भाग लेते हैं उनको हम मौलिक कण कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? मौलिक कण। तो परमाणु एक अविभाज्य कण है और परमाणु मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। और परमाणु के संबंध में बच्चा लोग बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं, जिसमें सबसे पहला जो सिद्धांत दिया गया था वो था परमाणु का टॉमसन मॉडल। परमाणु के संबंध में कौन सा मॉडल दिया गया? परमाणु का टॉमसन मॉडल। इस मॉडल में क्या था कि जो वैज्ञानिक हैं जे टॉमसन, उन्होंने माना कि जो परमाणु है एक तरबूज के आकार का है, तरबूज की तरह है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार से बिखरे रहते हैं जैसे तरबूज में बीज। तरबूज तो खाया होगा कभी ना कभी तो आप सभी ने देखा कि तरबूज में जगह जगह काले काले बीज लगे होते हैं। तो वैज्ञानिक जो जे टॉमसन हैं, उन्होंने भी माना कि परमाणु जो है हमारा एक तरबूज की तरह है। जैसे तरबूज में जगह जगह बीज लगे हुए हैं, उसी तरीके से परमाणु में भी जगह जगह इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए हैं। बट ए कॉन्सेप्ट नॉट बेटर,
क्योंकि वास्तव में ऐसा नहीं था। बाद में फिर वैज्ञानिक रदरफोर्ड आए, उन्होंने अपना प्रिंसिपल दिया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें खोज की, उन्होंने नाभिक की खोज की। तो वैज्ञानिक रदरफोर्ड, मैं अगला मॉडल लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा थोड़ा बेसिक जानते जाओ आज। परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल। मैं आज केवल बेसिक बताऊंगा, सारी चीज़ें आपको दोबारा से कल पढ़ाई जाएंगी, टेंशन ना लो डिटेल में। तो आज तो केवल बेसिक जान लेना। उसके बाद आया परमाणु का बोहर मॉडल, परमाणु का बोहर मॉडल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोहर मॉडल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें 3 परिकल्पनाएं दी थी वैज्ञानिक बोहर ने, ठीक है। तो ये है 3 मॉडल्स, थॉमसन, रदरफोर्ड, परमाणु का बोहर मॉडल। कुछ कमियां रदरफोर्ड मॉडल में थी, उसको दूर किया बोहर मॉडल में। तो ऐसे करके कुछ कुछ कमियों को दूर किया गया, लेकिन वास्तव में कोई भी मॉडल पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं करता है। इसमें भी कुछ ना कुछ कमियां हैं, क्योंकि कमियों को कौन निकालता, कोई अगला वैज्ञानिक, वो अपना कुछ उसमें इन्वेंट कर देता है, ठीक है। तो हम ये 3 मॉडल्स पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, विद डायग्राम में आपको ये तीनों मॉडल्स पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद परमाणु के बहुत सारे विविध ऊर्जा स्तर होते हैं, या नाभिक के आकार का आकलन, ये भी बच्चों हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नाभिक के आकार का आकलन, ठीक है। हम लोग सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बच्चों इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इस चैप्टर की जान है। सबसे ज्यादा अगर कुछ पूछा जाता है इस चैप्टर में से, तो बच्चों वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पूछा जाता है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 सीरीज होती हैं। कौन कौन सी? लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी। नंबर 2 बामर श्रेणी, बामर श्रेणी। नंबर 3 पाश्चन श्रेणी, पाश्चन श्रेणी। नंबर 4 ब्रैकेट श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी। नंबर 5 फुंड श्रेणी, फुंड श्रेणी। ये 5 सीरीज हैं जो कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पाई जाती हैं, और इसकी खोज की थी वैज्ञानिक बामर ने। किसने खोज की थी इसकी? वैज्ञानिक बामर ने, और उन्होंने बामर श्रेणी को दिया। कौन सी श्रेणी को? बामर श्रेणी को। और इनके लिए यार लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी, अगर हम इन सीरीज की बात करें तो ये सीरीज बहुत ज्यादा सिंपल है, इनमें कुछ भी नहीं है। ये जो सीरीज है ये हमें अल्ट्रावायलेट रीजन में प्राप्त होती है, पराबैंगनी भाग में। कहां प्राप्त होती है श्रेणी? पराबैंगनी भाग में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में हमें लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। ये जो है बच्चों ये दृश्य भाग में प्राप्त होती है। कौन से में? दृश्य भाग में। और ये तीनों श्रेणी जो है ये अवरक्त भाग में प्राप्त होती है, अवरक्त भाग। ये भी अवरक्त भाग में प्राप्त होती है, अवरक्त भाग, और ये भी अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। तो हमें सबसे ज्यादा जो फोकस करना है इस चैप्टर में बच्चों, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर ही करना है। मैं पढ़ाऊंगा तो आपको सब कुछ, टेंशन मत लो, बट जो इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर में वो यही है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसकी सीरीज। इनकी व्याख्या बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल ज्यादा टफ नहीं है, न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी हैं, लेकिन ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनके लिए सूत्र भी हैं, और सूत्र भी आप आसानी से तैयार कर लोगे यार। अगर लाइमन श्रेणी की बात करें तो 1/λ बराबर आर, आर है यहाँ पर रेडबर्ग नियतांक, 1/1², ये मैं बताऊंगा कैसे आएगा, टेंशन मत लो, -1/n²। और जहां पर n जो है बच्चों ये 1 से बढ़कर होगा, मतलब यहां पर अगर मैं 1 ले रखा है तो इससे आगे 1 बढ़ा दो, n बराबर 2, 3, 4, 5 डैश। ये है बच्चों लाइमन श्रेणी। क्या है ये? लाइमन श्रेणी। अगर मैं बामर श्रेणी की बात करूंगा तो मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ 1 की जगह में 2 कर दूंगा बस, और यहां पर जो स्टार्टिंग होगी अब वो 3 से स्टार्टिंग होगी। ये क्या है? बामर श्रेणी। क्या है बच्चा लोग? अब ये बामर श्रेणी। अगर मैं पाश्चन श्रेणी की बात करूंगा तो मैं यहां पर 2 की जगह 3 कर दूंगा, तो मुझे यहां से अब ये करना पड़ेगा 4,5,6 आगे बढ़ाता जाऊंगा। अगर मैं, ये तो पाश्चन श्रेणी होगी। अब अगर ब्रैकेट श्रेणी की बात करूंगा तो यहां पर 3 की जगह मैं क्या कर दूंगा? 4 का स्क्वायर। तो अब स्टार्टिंग हमारी 5 से होने वाली है। तो यार बहुत सिंपल सीरीज है, बस आप थोड़ा सा समझ लेना, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं फुंड श्रेणी की बात करूंगा तो मैं यहाँ पर 4 की जगह 5 कर दूंगा, और यहाँ पर स्टार्टिंग अब 6 से होने वाली है। तो ये सभी सीरीज हैं जिनकी मैं व्याख्या बहुत अच्छे से कराऊंगा, टेंशन मत लो। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कैसे सीरीज बनी, क्या हुआ, किसने दी, कब दी, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। अभी तो केवल बेसिक जानो कि इस बेसिक में है क्या। चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, एटम वाला, पूरा हम एटम के बारे में जानने वाले हैं बहुत अच्छे से। और एटम का यार इन प्रेजेंट का स्ट्रक्चर बच्चों अब हम लोग जाने तो कुछ इस टाइप से होता है। ये न्यूक्लियस है हमारा, और ये पूरा का पूरा एटम है, और हमारे बीच में क्या है? न्यूक्लियस है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस खाली स्थान में विभिन्न कक्षाओं में इस टाइप से चक्कर लगाते हैं, ठीक है।
ये हमारा एक एटम है। व्हाट इज दिस? दिस इज एटम। तो परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक में बच्चा लोग क्या होता है? नाभिक में होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। और इनके यार खोज भी आप लिखना चाहते हो तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, ईंट पर नाच। क्या पढ़ा होगा? ईंट पर नाच। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे टॉमसन ने। पा का मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। लेकिन यार एक चीज मैं आप सभी को क्लियर कर दूं, प्रोटॉन की जो खोज है, रियल जो खोज है वो वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने की थी। लेकिन देखो इसको क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। किसने? रदरफोर्ड ने। और न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी खोज का श्रेय वैसे रदरफोर्ड को दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल जो खोज की थी वो वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने, ठीक है। न का मतलब न्यूट्रॉन और च का मतलब चैडविक। तो इन्होंने 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज की। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने 1919 ईस्वी में की और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में की थी। तो ये हमने थोड़ा सा बेसिक जाना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। बहुत सारे बच्चों को भी एटॉमिक नंबर के बारे में नहीं पता होता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर। थोड़ा सा यहां पर जान लो, क्योंकि हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए कैसे क्या डेफिनेशन है। तो स्टूडेंट देखो, एटॉमिक नंबर कहते किसे हैं, परमाणु क्रमांक कहते किसे हैं। अब देखो परमाणु क्रमांक को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक में जितने भी प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, जितने भी प्रोटॉन्स उपस्थित होते हैं वो परमाणु क्रमांक कहलाते हैं। तो प्रोटॉनों की संख्या इज इक्वल टू परमाणु क्रमांक। एक चीज मैं आपको बता दूं, परमाणु होता है हमारा उदासीन, तो जितने उसमें प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के बाहर और विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, तभी हमारा जो परमाणु है वो उदासीन कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या होगी एटॉमिक स्ट्रक्चर की? तो परमाणु के केंद्र में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसका परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक और होता है मास नंबर, शायद बच्चों को पता हो ज्यादातर को, कुछ को ना पता हो तो कोई दिक्कत नहीं, द्रव्यमान संख्या जिसको कहते हैं। तो परमाणु के केंद्र में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो परमाणु के केंद्र में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योगफल है उसको बच्चा लोग हम लोग मास नंबर कहते हैं, और इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? जेड प्लस एन। आप कहोगे सर क्यों लिखेंगे? क्योंकि मैंने बोला है कि प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है और परमाणु क्रमांक को हम जेड से लेते हैं, तो इसको हम जेड प्लस एन भी लिख लेते हैं। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट आप फर्स्ट ईयर करके हो तो वहां पर इससे टाइप के न्यूमेरिकल जरूर पूछे गए होंगे, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ बेसिक है, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, परमाणु का बोहर मॉडल, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। आर यहाँ पर रिडबर्ग नियतांक है, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो इस चैप्टर से अगर कुछ भी आएगा तो वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से ही आएगा। और आप सभी जो बच्चे हमारे टारगेट 90+ बैच में ऐड हैं उनको इस चैप्टर के नोट्स कल या परसों में अपडेट मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। जैसे हमारा मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर चलता रहेगा, आपको देखो उसका रीजन मैं बता दूं, ओल्ड नोट्स हम अपडेट कर सकते थे, बट यार ओल्ड नोट्स में वो चीज नहीं है जो हम प्रेजेंट टाइम में ऐड कर रहे हैं। इसी वजह से थोड़े नोट्स में कभी कभी डिले हो जाता है, चलेगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करो, क्योंकि हम जो भी चीजें पढ़ाते हैं आपको सारी चीजें बोर्ड पर लिख देते हैं। इसी वजह से लिखा जाता है कि आपको नोट करने में दिक्कत ना हो, नहीं तो इस तरीके से बच्चों नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। कोई भी हमने हेडिंग लिखी है उसको लिखेगा कोई नहीं, आपको केवल समझाएगा, बट हम आपको लिखते हैं। उसका रीजन भी यही है कि आपको अगर बाई चांस नोट्स नहीं मिल पाए कैसे भी, तो आप कम से कम यहां से नोट करके अपने खुद के नोट्स बना सकते हो। नोट्स तो यार आपको ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जितना आप ज्यादा लिखोगे उतने ही बच्चे उसमें सक्षम हो जाओगे। तो जो भी हेडिंग आप याद करो उसे लिख लिख कर याद किया करो, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। क्योंकि अगर आप ओरल याद करोगे तो यार ओरल कभी भी दिमाग में छप नहीं पाएगा, आपको दिमाग में छापना है यार, क्योंकि आपके पास बोर्ड एग्जाम्स के लिए टाइम ज्यादा नहीं बचा हुआ है। और बहुत सारे बच्चे बस यही गलती कर जाते हैं, बार बार याद तो करते हैं लेकिन मन लगाकर याद नहीं करते, उसे लिख लिख कर नहीं देखते। यार कोई भी चीज अगर आप याद कर रहे हो उसे 2 बार 3 बार 4 बार लिख कर देखो। पहली बार गलती करोगे, देखो क्या गलती हुई है, फिर दोबारा से दोहरा नहीं पाओगे, क्योंकि आपने उस गलती को पकड़ लिया है। इसी वजह से मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जब भी आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे उससे पहले हर चीज को लिख कर देखो। डेरिवेशन से उन्हें 2-2 3-3 बार करके देखो। न्यूमेरिकल कर रहे हो उनको करने का प्रयास करो, शॉर्ट हेडिंग से याद करो, उनको तैयार करो, क्योंकि यार बोर्ड एग्जाम्स में आपको लिख कर आना है, वहां कोई कथा नहीं सुनानी है। एग्जामिनर आपकी कथा नहीं सुनेगा, आपको वहां पर एक्चुअल में लिखना होगा जो आपने याद किया है, जो आपने तैयार किया है, क्योंकि उसी के ऊपर आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। इसी वजह से फिर मैं आपसे कहूंगा कि जितने आप भी हो सके लिख कर याद करो, उससे आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा बच्चों आगे जाके, ठीक है। तो बच्चों ये तो हमने थोड़ा सा बेसिक जाना, क्या इस यूनिट से हटा है वो हमने जाना। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले, और भी बहुत कुछ है इसके अंदर यार, इनके अंदर भी बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूं, टेंशन मत लो। अभी तो केवल बेसिक बताते मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो कि यहां से पूछा जा सकता है, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आज का बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी दिक्कत आए यार कमेंट करके बता सकते हो। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगा अगर यार तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स किया करो। हम आपके कमेंट्स को नहीं पढ़ पाते, उसके लिए सॉरी, बट यार कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि आपके सजेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत किया करो। क्यों कंजूसी करते हो और आपके लिए कितना मेहनत करते हैं, समझा करो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।